हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में 13th चैप्टर प्रोबेबिलिटी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.5। So student, question number 5 is the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, none, not more than one, at least one will fuse after 150 days of use. ठीक है, क्वेश्चन को समझना जरा, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं 5 बार आपने बल्ब को निकाला है बाहर, उन पर कंडीशंस रखकर पूछा गया कि वो फ्यूज़ होगा नहीं होगा, ऐसे करके कुछ बातें हमसे की गई हैं। ठीक है, करें आगे काम। ठीक है, जरा समझना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। देखो, मैंने जब तक समझाने वाली बात थी ना, जब इससे पहले आपने सीखा था, मैंने आपको सिखाया था कि सक्सेस फेलियर ये मानना। अब सक्सेस और फेलियर क्या कोई एब्सोल्यूट टर्म है क्या? नहीं, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेस किसी के लिए सक्सेस है तो हर किसी के लिए वो सक्सेस है, वो दूसरे के लिए फेलियर हो सकता है ना। तो इस टर्म में हम जाएंगे ही नहीं, हम अंदर घुसेंगे ही नहीं। सक्सेस फेलियर हम नहीं डिसाइड करेंगे यहाँ पर, हम बस जो चीज़ जैसी है उसे वैसा बोल देंगे बस। जैसा कि मुझे एक बात बताई गई इसमें कि 150 डेज के यूज़ के बाद, अगर आपने 150 दिन यूज़ करा, उसके बाद बल्ब के बारे में बताया गया कि उनमें बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी या बल्ब के फ्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। 0. फ्यूज़ बल्ब की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि 0.05 है, क्वेश्चन ने मेंशन किया। अब मैं नहीं समझता कि मैं इसे डिसाइड करूं कि ये सक्सेस है फेलियर, मैं नहीं बोलता कुछ। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं तय है कि ये मान चुका हूं कि डायकोटमस नेचर का एक फिनोमेना है या एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ें होंगी, या तो ये बल्ब फ्यूज होगा या नहीं होगा। जहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक चीज़ नॉर्थ तो उसका बस साउथ, इसके अलावा नहीं होता। जहाँ वो डायकोटमस नेचर के इवेंट्स होते हैं और वहीं पर बर्नौली स्टाइल लगता है और वहीं पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लगा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हाँ, ये वो तो है। मैं सक्सेस और उस पर बात नहीं करूँगा मैं यहाँ। हाँ चलो, फिर भी आपको जरा थोड़ा ठीक ठाक लगे, इसके लिए मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को पी कह दूंगा कि पी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। पी बेसिकली यहाँ सक्सेस के लिए आया जाता है वर्ड। अब आप कह लोगे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा फ्यूज बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी है। उसे मैंने किसी नाम पी से रिप्रेजेंट कर लिया, प्रॉब्लम आने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ ना आप ट्रेडिशन को छोड़ें, वो फॉर्मूला यूज करने को छोड़ें। सिर्फ फॉर्मूला यूज करते समय फिर फील ही नहीं बना रहता। अब हर क्वेश्चन में हम कॉन्शियस रहेंगे करते समय, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे कि वो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं करा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं फ्यूज बल्ब जो होगा नहीं होगा उसको मैं गुड बल्ब कह लेता हूँ, जो सही बल्ब है। अगर फ्यूज बल्ब की प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली जो नॉन फ्यूज बल्ब होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। मैं इसे क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा यहाँ बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई सक्सेस है कोई फेलियर, इसके लिए मैं बात ही नहीं कर रहा। क्यू इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गुड बल्ब, पी इज द प्रोबेबिलिटी फॉर फ्यूज बल्ब, इतना कहना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आपने ना 5 बल्ब को ड्रॉ किया। अब इसमें 150 डेज का चक्कर है, वो क्वेश्चन को कंप्लीट बनाने की सिचुएशन है ताकि ये क्वेश्चन में यूनिकनेस आ सके, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है ना। 150 डेज वो उसका कोई वैसे यूज़ नहीं, आप देख नहीं पाए मैथमेटिकली, उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 150 डेज के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन चल रहा है और ख़त्म भी ऑब्जर्वेशन वहीं पर हो रहा है कि 150 डेज के बाद आप देख रहे हैं कि बल्ब फ्यूज़ होता है नहीं होता है, वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपको फाइंड करनी है। क्लियर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ना कि आपने 5 बल्ब को ड्रॉ किया, यानी कि आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर मैं बात करूं वो कितने हैं? 5। और ध्यान रखें, ये जो 5 बल्ब आपने ड्रॉ किए विद रिप्लेसमेंट के साथ है। मुझे नहीं लगता इन्होंने शायद विद रिप्लेसमेंट यहाँ पर लिखना चाहिए था, विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, वैसे लिखना चाहिए इन्होंने, जब भी एग्जाम में आएगा आपको क्लियरली मेंशन होगा, इसकी चिंता मत करना, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक बात, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे तो डिपेंडेंट हो जाएंगे ना फिर इवेंट्स, फिर गलती हो जाएगी। बर्नौली ट्रायल कहाँ बनेगा फिर, और कहाँ आप उसमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा पाओगे, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। मुझे यहाँ पर पहली बात बोली गई, नन ऑफ द बल्ब विल डिफेक्ट आफ्टर यूज ऑफ 150 डेज, ठीक है ना। इनमें से कोई भी बल्ब आपका 150 डेज के यूज के बाद डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्चुअली फ्यूज नहीं होना चाहिए। लास्ट में यही तो बात कही मैंने कि विल फ्यूज आफ्टर, पहला नन पर है ना, तो लास्ट में लाइन पे जाओ, नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, यानी कि 150 डेज के यूज के बाद कोई भी बल्ब खराब नहीं होना चाहिए। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कहना चाह रहे हैं कि जो आपने 5 बल्ब लिए ना, उनमें से कोई भी बल्ब खराब नहीं होना चाहिए। अब 2 रेफरेंसेस समझने के, कोई खराब बल्ब को लेकर चल रहा आगे तो वो भी सही बोलेगा, कोई सही बल्ब के रेफरेंस में बात कर रहा है तो वो भी सही बोल रहा है। अभी मैं फिलहाल दोनों करके दिखाऊंगा। ये बोलना चाह रहे हैं कि नन ऑफ द बल्ब विल फ्यूज आफ्टर यूज ऑफ 150 डेज, यानी कि 5 में से एक भी बल्ब खराब ना निकले। जब भी लिखना है ना, बोलना है मुझसे,
धीरे धीरे ही बोल लेना, लेकिन बोलना कि 5 में से एक भी बल्ब खराब नहीं निकले। आप ये बोलना चाह रहे हो, 0 स्टैंड्स फॉर खराब नहीं निकले। तो आपने करना है जो खराब नहीं निकले, खराब की प्रोबेबिलिटी को आपने P से रिप्रेजेंट कर रखना है। फ्यूज बल्ब की प्रोबेबिलिटी को P लिख लो, इसकी प्रोबेबिलिटी में वही लिख दो जो आप बोल रहे थे कि खराब ना निकले, यानी 0। तो गुड बल्ब जो निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी में क्या लिखोगे, क्यों आएगा गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी, रेज टू द पावर 5, क्योंकि जब 0 खराब है, 0 बेड बल्ब है, फ्यूज बल्ब है, तो बाकी 5 गुड होंगे। यही आप कहना चाह रहे थे इसका मतलब। 5 की 5 बल्ब, ये कह रहा है कि 5 में से 0 बल्ब, P स्टैंड्स फॉर फ्यूज बल्ब, 0 बल्ब खराब है, यानी कि गुड बल्ब 5 की 5 है। यही है बस जो कुछ है। सॉल्व कर सको तो कर लो। 5C0 का आंसर 1 होता है, हम जानते हैं। 5C0 का आंसर कितना होता है, 1 होता है ना। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 0, 0 फैक्टोरियल 1। P की पावर 0 कर लेंगे, 1 ही आएगा, कोई फायदा नहीं। Q की पावर 5 है, हाँ Q की पावर 5 यानी 0.95 की पावर 5, और 0.95 को कोई चाहे तो 95/100 बोल सकता है। 95 को कोई 5 से कैंसिल कर ये भी बोल सकता है। तो ये आपका आंसर है फिर उस हिसाब से। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अभी करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, इसे कोई ऐसे भी समझ लेता, देखो बोलने पर बात है। कोई ऐसे बोल रहा है कि 5 में से एक भी बल्ब खराब नहीं निकले, हाँ कोई ऐसे बोल लेता कि 5 में से 5 के बल्ब सही निकले, एक ही तो बात है। कोई कह रहा है 5 में से एक भी खराब नहीं निकला, कोई कह रहा है 5 के 5 सही निकल गए, एक ही तो बात है। क्या अलग कहा दोनों ने, नहीं। तो अब लेकिन वो बात कर रहा है कि 5 में से 5 के 5 सही निकले, ये कह रहा था 5 में से 0 बल्ब फ्यूज निकले। रेफरेंस अलग था दोनों का बोलने का, दोनों का आउटलुक दृष्टिकोण अलग अलग था। तो 5 में से 5 इस बार कह रहा है सही निकले, तो ये सही को ढूंढेगा, सही मतलब गुड बल्ब को ढूंढेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पर 5 लिखेगा, 5 लिखेगा। और जो बेड बल्ब हैं, क्योंकि इसने बच्चे जो बेड बल्ब होंगे P, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफकोर्स 0 होगी। ये कहना दोनों एक ही बात चाह रहे हैं, कंफ्यूज मत हो ना। 5C0 का आंसर 5C5 का आंसर से सिमिलर होता है, एक ही बात होती है। आपको पता होगा NCR इज इक्वल टू NCn-R होता है। यानी कि एक बार बता दे रहा हूँ, 5C0 का आंसर और 5CN-R यानी 5 - 0 कितना होता है, 5, एक ही बात है। समझना उस बात को मैंने क्या कहा, ठीक है ना। अभी दूसरा पार्ट इसमें बोलता है कि मोर देन 1, सॉरी नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन 1 हमने बोला क्या, इन्होंने लास्ट में बोला विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। इन्होंने कहा नॉट मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, यानी कि एक से ज्यादा बल्ब आपका 150 डेज के यूज के बाद खराब नहीं होना चाहिए। असल में प्रोबेबिलिटी 150 डेज के बाद ही डिफाइंड है ना, इसलिए वो वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा क्या एक बल्ब खराब हो सकता है, इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक बल्ब खराब में प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा क्या एक ऐसा हो सकता है कि एक भी बल्ब खराब नहीं निकले, उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात। हमने कहा क्या 2 बल्ब खराब निकले, इन्होंने कहा नहीं इतना भी नहीं है, इतना ही है बस कि नॉट मोर देन 1। मान लिया आपके 5 में से एक बल्ब खराब निकल गया, इतने तक चलेगा। यानी कि ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी कि 5 में से आप बल्ब निकालें और आपका 0 बल्ब फ्यूज निकले, ये तो बहुत बढ़िया बात है। या ये कह रहे हैं कि आपने निकाला और एक बल्ब फ्यूज निकल गया, ये बोल रहे हैं चलो हमने इतना भी सह लिया कि एक बल्ब फ्यूज निकल गया, लेकिन अब 2 में मत जाना, क्योंकि कह रहे हैं या तो ये कर लो या तो ये कर लो। नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा बल्ब फ्यूज नहीं निकलेगा, उसके खिलाफ है। तो 0 बल्ब फ्यूज निकला अच्छी बात, या फिर 1 बल्ब भी फ्यूज निकले तब भी मान लेते हैं बात को। 0 बल्ब फ्यूज निकलने की प्रॉब्लम, आराम से आओ। 5 में से सोचने का तरीका फिर अपना अपना, कोई अब मैं फ्यूज के रिगार्डिंग ही सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ही तरफा सोच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 5 में से 0, और मुंह से बोल रहा हूँ कि 5 में से 0 बल्ब फ्यूज हैं, यानी कि फ्यूज की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा P की पावर 0 लिखूंगा, क्योंकि मैंने बोला था 5 में से 0 फ्यूज हैं, तो फ्यूज की पावर 0। बाकी जो बच्चे ऑफकोर्स वो आपके अच्छे बल्ब हैं, गुड बल्ब हैं, तो 5 ही होंगे फिर पूरे, क्योंकि इन दोनों का सम n के इक्वल होना चाहिए ना, हमेशा ध्यान रखना। एक बल्ब फ्यूज निकले, यानी आप चाह रहे हो 5 में से आपका एक बल्ब फ्यूज निकले। जैसे ही आपने कहा एक बल्ब फ्यूज निकले, तो फ्यूज की प्रोबेबिलिटी उठा के लाओ P। एक बल्ब एक लिखा, फ्यूज निकल गया। क्यों आपका बाकी बल्ब क्या निकलेंगे, सही, यानी 4 बल्ब आपके सही होंगे गुड पोजीशन में। ये आपका आंसर है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ये तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से हाँ यही चीज़ है। हमने सॉल्व किया तो अलग से नहीं करते सॉल्व, और आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। एक बार तरीके से कर देना सॉल्व, क्योंकि बार बार तभी दे रखा उन्होंने क्वेश्चन की बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। ये कैलकुलेशन आगे वाले को अच्छा बनाएगा, ठीक है ना। 5C1 5 होता है, करके देख लेना। NC1 का आंसर n होता है, ठीक है। P की पावर 1, P कहाँ गया 0.05, 0.05 का मतलब हुआ 5/100, मतलब 1/20। और कहाँ गया Q की पावर 4, Q कितने आपका, Q कहाँ गया 0.95, 0.95 मैंने आपको बताया था कि 19/20 है, 0.95 आपका कौन है 19/20, तो 19/20 की पावर 4 है बेसिकली। आराम से सॉल्व करना, ठीक है ना, प्रॉब्लम कहीं नहीं है। ये 19/20 है, ये 1/20 है, तभी तो 20/20 आया जोड़ के।
इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका मतलब ऐसे ही करा करो हमेशा सॉल्व, जैसे मैं करा रहा हूँ, ईजी पड़ेगा, मतलब कुछ भी मत कर देना, ठीक है ना, कॉमन लेने पर फोकस करना। अंदर सिर्फ 19/20 बचेगा, प्लस यहाँ पर 5/20 बच रहा है, देख लीजिए साफ साफ, क्योंकि 19/20 कॉमन आ गया। 5/20 का मतलब मैं 5/20 लिखता हूँ ताकि डिनोमिनेटर एक जैसा बना रहे, इसलिए कैंसिल नहीं किया। 20 कॉमन आ गया तो 19 की पावर 4 हो गया। अच्छा देखना जरा, 19/20 की पावर होल पावर 4 हो गया। 19 + 5 कितना होता है, 24/20 हो गया। कोई चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकता है इसे, जैसे कितनी बार हो जाएगा, 2 12 टाइम्स, 4 से करना से बेटर रहता है ना, 4 6 = 24, 4 5 = 20। तो क्लियरली समझ में आ गया कि 19/20 होल रेज़ टू द पावर 4 हो गया और 6/5 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत बड़ी कोई बड़ी बात ऐसी हुई नहीं है। तो ठीक, 4 6 या 4 5, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, देखना जरा स्टूडेंट, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 5 थे, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बात को। चलो ठीक है, देखते हैं थर्ड पेज का थर्ड पार्ट क्या है। यहाँ नॉट मोर देन 1 लिखा, मैं सोच रहा हूँ कुछ यूज़ हो जाए तो अच्छी बात है इसका, क्योंकि हर वाला अपने पहले वाले से यूज़ करवाने की कोशिश करेगा। मोर देन 1 जरूरी नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मोर देन 1। हमने कहा मोर देन 1 क्या, इन्होंने बोला लास्ट में देखो, हमने देखा पता चला अरे मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, यानी कि ये फ्यूजिंग पर बात कर रहा है, इसकी फ्यूज होने पर। हमने कहा अच्छा मोर देन 1 फ्यूज, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा बल्ब के फ्यूज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या, कितने बल्ब सेलेक्ट किए थे, 5, तो एक से ज़्यादा बल्ब की फ्यूज निकलने की प्रोबेबिलिटी यानी 2 बल्ब फ्यूज निकल जाए, 3 बल्ब फ्यूज निकल जाए। मैं स्ट्रिक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्यूज, तभी लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन का सवाल ही ना उठे। हो सकता है 4 बल्ब फ्यूज निकल जाए, हो सकता है 5 के 5 बल्ब फ्यूज निकल जाए, किसे पता। ये पूछ रहे हैं या तो 2 बल्ब फ्यूज निकले या तो ये, अब क्योंकि या ऑप्शन है तो सब में ऐड होंगी ना सारी प्रोबेबिलिटीज, यानी कह रहे हैं ये निकालो। अब स्टूडेंट क्या आपको लगता नहीं कि 5 तो हमने अटेम्प्ट मारे, उसमें से हम 4 की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो बड़ा नाइंसाफी टाइप है, ठीक है। असल में कितने आउटकम हो सकते हैं ऐसे, 6 हो सकते हैं ना आउटकम 5 बल्ब के, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। 0 बल्ब भी फ्यूज निकल सकता है, 1 बल्ब भी फ्यूज निकल सकता है, और बाकी 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 6 प्रोबेबिलिटीज होती है, उनमें से 4 निकालनी। इससे बेटर ये नहीं रहेगा कि हम ऐसा कर लें कि हम जानते तो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ऐसा यूज़ किया था, जब भी लंबी प्रोबेबिलिटी आ रही है ना कैलकुलेशन करते रह जाओगे, ऐसी गलती भी मत करना। ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, ये पता है वो कभी नहीं करेंगे ऐसा काम, वो हमेशा ऐसा करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। उन्हें पता है कि आपने 5 अटैम्प्ट्स मारे हैं, बेसिकली वो 6 हैं एक तरह से, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी पर बात की जाए, है ना, क्योंकि 0 बल्ब फ्यूज निकल सकता है, 1 बल्ब निकल सकता है, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब, 5 बल्ब, 6 बल्ब तो फ्यूज निकल सकते हैं ना। 5 बल्ब निकालोगे 6 कैसे फ्यूज निकलेंगे, नहीं निकल सकते, ठीक है। इतनी बल्ब फ्यूज निकल, हम जानते हैं कि टोटल बल्ब की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यही सिखाता था 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1, यही तो सिखाता था। हम समझ गए इसका यूज करना बेटर रहेगा, क्योंकि हमें अगर ये निकालनी है ना चीजें, इससे अच्छा क्यों ना ऐसा कर दे कि ये 2 चीज निकाल ले आराम से और उसे 1 में से माइनस कर दें, कितना ईजी है। हमें ये निकालना था ना P2 P3, गलती से भी स्टूडेंट वो कैलकुलेशन मत कर देना, ठीक है ना, बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। और मैं तो चाहता हूँ एक बार करें यार, तभी तो आपको पता चलेगा कि नहीं करना है करके। 1 - P0 + P1, क्या किया मैंने, मैं इस पूरे टर्म को ना 0 और 1 को उठा के वहाँ ले आया नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव वाले टर्म उठ के जाएंगे ऊपर, वापस वैसे ही जाएगा। तभी मैं कह रहा था इसका यूज़ पड़ सकता है। देखो ये तो आपने निकाला था ना, भी इतना अच्छा खासा कैलकुलेट करके रखा है पूरा का पूरा, आराम से यूज़ करो उसे बैठ के, और क्या। हमें पता चल गया इसका आंसर 1 - अरे इतना मज़ा आ गया, देखो ये तो निकाल के रखे हैं ना हमने, तो 19/20 ऑफ होल रेज़ टू द पावर 4 6/5, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं नहीं समझता चाहे और सॉल्व करो फर्दर, इतना सही है, हो गई स्टोरी खत्म, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात कुछ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मोर देन 1 था, यानी कि 1 से ज़्यादा बल्ब फ्यूज़ निकले, हमने कहा ये होगा, हमने कहा ये होगा, फिर आपके सामने स्टोरी ऐसे ही करना, ठीक है ना, जब भी एग्जाम में बैठोगे। अब तो खैर कुछ होगा भी तो यूज़, वैसे तो मैंने अब अभी कर दिया, अब तो चलो होगा भी तो अब हम उसी समय कर, ओहो कर दिया। देखना स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये चीज़ मेरी, मैंने क्या लिखा था, हाँ फ्यूज़ मुझे लिखा हुआ फ्यूज़ बल्ब लिखा था मैंने यहाँ पर, फ़ायदा है चौक का, है ना, और ये था आपका गुड बल्ब, फ्यूजी बल्ब था ना, शुरुआत में बोला था, ठीक है। मोर देन 1 भी हो गया। अरे अब तो 4th पार्ट बचा, सिर्फ लिखा हुआ है एटलीस्ट 1,
एटलीस्ट वन, हमने पूछा एटलीस्ट वन क्या, ने कहा अब तो देख ही लो बगल में लिखा है विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, यानी कि 150 डेज ऑफ यूज के बाद आपके एटलीस्ट वन बल्ब फ्यूज हो, यानी कम से कम एक बल्ब फ्यूज हो। क्या कम से कम एक बल्ब फ्यूज का मतलब क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सारे हो जाए, फिर तो कम से कम एक बल्ब फ्यूज होने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो कम से कम फ्यूज हो, दो हो जाते हैं, ये कह रहे बहुत बढ़िया, एक बल्ब फ्यूज हो, ठीक है, दो हो जाते हैं तो इन्होंने कहा और अच्छी बात है, क्योंकि हम तो कम से कम के चक्कर में, हमने कहा तीन हो जाए तो इन्होंने कहा ये तो सुपर है, हमने कहा अगर चार हो जाए इन्होंने कहा ये तो सुपर से भी ऊपर है, ठीक है ना, और अगर पांच बल्ब हो जाए तो अब तो कहना ही क्या, कंपनी डूब चुकी है, 5 के 5 बल्ब फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब क्योंकि होगा कोई एक, इसलिए सब में ऑप्शन लगा, क्लियर है कि नहीं है, कोई एक होगा इसलिए सब में ऑप्शन, या तो एक ही बल्ब फ्यूज होगा 5 में से, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, एटलीस्ट वन का मतलब यही तो होता है कि कम से कम एक बल्ब फ्यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई कंडीशन नहीं है तो लगाते रहो, फ्यूज करते रहो। हमें बताया इतना लेंथी कौन करेगा, इससे बेटर क्या ये नहीं रह जाता कि जीरो बल्ब, क्योंकि जीरो बल्ब भी फ्यूज हो सकता है, ये पूरा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी जीरो से भी स्टार्ट हो सकती है ना इसमें, क्योंकि जीरो बल्ब भी फ्यूज हो सकता है। हमें पता है ऐसा करते करते, ये सब फ्यूज बल्ब के लिए बात हो रही है, 5 बल्ब में इन सब का समेशन 1 होना चाहिए, ये हमने सीखा है एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो हमें अगर ये निकालना था तो इतना लंबा करने से अच्छा हमने बोला क्यों ना ऐसा कर दें कि ये चीज़ निकालते समय ध्यान रखना, जब भी आप फंसोगे ना लंबे कैलकुलेशन में तो तुरंत याद आ जानी चाहिए आपको बात कि आपने वो मिस्टेक कर दिया, वरना इसमें कभी कैलकुलेशन लंबा देंगे ही नहीं आपको। जीरो कहाँ चले गया, अब ये चीज़ तो निकालने के लिए बोल रहे थे ना आपको, ये चीज़ आपने बोला ये निकाल रहे हैं, यानी कि अगर हम सिर्फ ये कर लें 1 - P0, जीरो स्टैंड्स फॉर जीरो डिफेक्टिव, जीरो फ्यूज बल्ब है ना, डिफेक्टिव बल्ब हो गया खत्म। बस आराम से निकालो कि 5 में से जीरो बल्ब के डिफेक्टिव होने की या फ्यूज होने की, यानी जो लिखा है मैंने क्या बोलते इसमें क्या बोला, 5 में से जीरो बल्ब फ्यूज हो तो फ्यूज को लाओ पकड़ के, और इसकी पावर में वही लिख दो जो आप बोल रहे थे, जीरो फ्यूज हो, है ना। ऑब्वियसली फिर अब बाकी 5 के 5 सही होंगे, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा कर लें सॉल्व से, ठीक है। 1 - 5C0 का आंसर कितना होता है, जितना 5C5 का होता है, यानी कि कितना होता है 1 होता है, 5C0 का आंसर 1 होता है। 1 हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, P की पावर 0 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। Q की पावर 5, ये पहला वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा से, पहले वाले क्वेश्चन का एंटी ये है, दूसरे वाले का एंटी तीसरा था, तो हो गई बात खत्म। Q की पावर 5 आराम से लगा देना, 19/20 की पावर 5। कुछ कहा मैंने, समझे आप मैंने क्या कहा अभी, अब नहीं कहूँगा समझ लेना, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, समझ में आई होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, इतनी देर से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, a bag consists of 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? ठीक है, समझना क्वेश्चन को, ठीक है, आराम से बैठकर सोचो कि ये क्वेश्चन किससे होगा, तो लास्ट में आंसर आएगा कि ये बर्नौलीज ट्रायल या फिर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक बॉल आपका कंसिस्ट कर रहा है 10 बॉल्स को, और हर बॉल में 0 से 9 तक नंबर लिखें, क्योंकि 0 से 9 तक नंबर लिखें तो 10 बॉल्स है इसका मतलब, और उन्होंने बोला है खुद। If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, हमेशा आएगी कंडीशन, ध्यान रखना, आनी चाहिए, कहीं नहीं दे रहे तो इसका मतलब गलत कर रहे हैं क्वेश्चन लिखते समय, जरूरी बोलना चाहिए। जैसे विद रिप्लेसमेंट बोलता है, ये कहना चाहते हैं कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये ऐसा बताना चाहते हैं, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे तभी तो बर्नौली ट्रायल्स आएगा, और बर्नौली ट्रायल्स आएगा तभी तो आप बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा पाओगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि आपने 4 बॉल्स को ड्रॉ किया और वापस डालते भी रह रहे हो, एक के बाद एक निकाला, वापस डाला, फिर दोबारा निकाल रहे हो, यानी हर बार जो निकलने वाला बॉल है वो 10 बॉलों में से ही निकल रहा है, 10 में से एक निकला, चेक किया, वापस डाल दिया, अब फिर 10 हो गए, फिर एक और निकाला। What is the probability that none is marked with the digit 0? None is marked with the digit 0 ना, तो असल में ये एक तरह से यही तो कहना चाह रहे हैं कि marked with 0। देखिए स्टूडेंट, ऐसा मत सोचना कि अभी अभी बर्नौलीज ट्रायल लगती है, नहीं, आपने कुछ क्वेश्चन जो पीछे किए ना उनमें भी बर्नौलीज ट्रायल लगी है,
जैसे अभी बल्ब वाला क्वेश्चन आपने किया, एक क्वेश्चन आपको याद होगा कहीं 13.4 में भी हमने एक बल्ब वाला क्वेश्चन किया था, इसमें 30 बल्ब थे जिनमें से 6 बल्ब डिफेक्टिव थे, 24 गुड पोजीशन में थे। वो क्वेश्चन भी इससे होगा डेफिनेटली, बर्नौलीज से, ठीक है ना, क्योंकि वो भी बर्नौलीज का ही मेथड था। तो ये मत सोचना कि यहीं पर हम काम कर रहे हैं, इससे पहले वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इनसे हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात आप? तो मार्क्ड विद 0, तो मैंने मार्क्ड विद 0 को कुछ मान लिया रैंडम वेरिएबल टाइप का। अगर देखो ना मार्क्ड विद 0, 0 से मार्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी नंबर की, क्योंकि 10 बॉल है आपकी, 10 बॉल में एक में 0 लिखा होगा ऐसे कर कर, और बाकियों में आपका 1 2 3 ऐसे लिखा होगा। कितने बॉल्स हैं यहाँ पर पड़े हुए? ओवरऑल यहाँ पर 10 बॉल्स पड़े हुए हैं। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। यानी 0 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ 10। 10 बॉल में से एक बॉल में 0 है ना, फेवरेबल आउटकम। यानी मार्क्ड विद 0 की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ तो 1/10 है। मैं ये नहीं कह रहा वो सक्सेस है या कुछ भी है, मैंने कह दिया कि बस वो मैंने समझा दिया आपको बस, ठीक है। तो फिर दूसरा केस यही बना कि मार्क्ड डू नॉट मार्क्ड विद 0, ठीक है ना। बाकी बल्ब जो आपके होंगे वो 0 से मार्क नहीं होंगे, ठीक है ना। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। मैं डजंट लिखना चाहिए, मैं सिंगुलर के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बल्ब तो एक ही निकलेगा ना। डजंट मार्क विद 0, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? 9/10 ऑब्वियसली, क्योंकि 9 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है जिनमें 0 नहीं होता, और 10 आपका टोटल है, या 1 - 1/10 कर देना, मार्क्ड विद 0, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। और कितने बल्ब ड्रॉ किए? इस बल्ब नहीं, बॉल चल रही है, तो 4 बॉल चल रहा है, यानी कि 4 के 4 बॉल में से ना एक भी बॉल में 0 ना आए। ये जानबूझ के 0 दे रहे हैं आपको ताकि आप यहाँ 0 लिखो और फिर फंसता जाओ अजीब सा 0, ऐसा मत करना गलती से। 4 में से 0 बॉल ऐसे होंगे जिन पर 0 नहीं लिखा हुआ, यानी 4 में से कोई भी ऐसा बॉल नहीं है जिसमें 0 लिखा हुआ। यानी कि 0 किस बात को बता रहा है कि देखो, तभी इन्होंने जानबूझ के डाला कि वर्ड बोलते समय फंसे अगला। मैं उसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा अभी। 4 में से 0 बॉल ऐसे निकलेंगे, यानी 4 में से एक भी बॉल ऐसा नहीं है जिसमें 0 लिखा है, यानी 0 लिखा है, यानी P की प्रोबेबिलिटी ये। तो फिर ऐसे ही होंगे बाकी सबके सब 4 जिनमें 0 के अलावा और कुछ लिखा होगा, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है। ऐसे कोई से ऐसे कर लेता। अब 4C0 का आंसर 1 होगा, P की पावर 0 1 होगा, Q की पावर 4 आप देख लीजिए आराम से, 9/10 की पावर 4 होगा। ये आपका आंसर आ चुका है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक तरह से कोई ऐसे भी हो सकता था कि 4 में से किसी भी एक में 0 ना निकले। इसका मतलब होगा कि 0 के अलावा निकले, यानी इस वाले को फेवर कर रहा होगा, डजंट मार्क्ड विद 0। तो ऐसा बॉल हमारा 4 में से 4 बॉल चाहते हैं जिसमें डजंट मार्क्ड विद 0 वाली कंडीशन हो, यानी कि Q की पावर फिर वो कितना हो जाएगा? 4 और P की पावर 0। एक ही बात है, मैंने कह दिया ये यार, ये एक ही बात है, सोचने का फर्क बस, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। इसको तो कोई 0.9 की पावर 4 कहते थे ना, वो भी एक ही बात है।